जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10 बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। साथ ही हर क्वेश्चन का जितना भी ऑप्शन होगा सभी का डिटेल बताया जाएगा और एक क्वेश्चन से निकलने वाले कई तरह के क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ बताया जाएगा, जो कि उस क्वेश्चन से संबंधित और भी क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग फंसेंगे नहीं, आप लोग उसको जवाब बिल्कुल आसानी से दे देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसएससी हो गया, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन ही लाया हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन से आप लोग कम से कम मिनिमम 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और जितने भी आप लोग के फ्रेंड सर्किल हैं उनमें फॉरवर्ड कीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेट मिलता है दोस्तों। और अगर मुझसे कोई कहीं पे बोलने में या किसी तरह का गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, आप लोग को पहले भी क्लास दे चुका हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों, पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन का मंत्रालय का जो जिम्मा सौंपा गया था वो थे ऑप्शन बी, जॉन मथाई। जॉन मथाई पहले रेलवे और परिवहन मंत्री रह चुके हैं। तो आइए पूरा डिटेल से अब हम जानते हैं, इस क्वेश्चन का पूरा व्याख्या देखते हैं। तो जानते हैं जॉन मथाई के बारे में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री थे। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रशासक थे, बहुत अर्थव्यवस्था की काफ़ी जानकारी थी इनको, अर्थशास्त्री थे ये। इन्होंने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दी, क्योंकि ये एक अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इस कारण इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया आर्थिक विकास में भारत के लिए। जॉन मथाई योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी कि योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। आइए देखते हैं आर के शेट्टी के बारे में। इनका पूरा नाम रामकृष्णन चेतियार कंदस्वामी सनमुगम, यहाँ सॉरी दोस्तों, चेट्टी नहीं होगा बल्कि शेट्टी होगा, शेट्टी होगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन आप लोग को बराबर एग्जाम में आता है कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले मंत्री थे आर के शेट्टी। इन्होंने भारत में पहले बजट को पेश किया था। जाहिर सी बात है कि पहले वित्त मंत्री होंगे तो पहला बजट यही पेश करेंगे। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे, ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे। आसफ अली के बारे में जानते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व किया, लेकिन पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री ये नहीं रहे थे। कई मंत्रालय का नेतृत्व किया है, लेकिन यह मंत्रिमंडल के सदस्य रेलवे मंत्रिमंडल में ये नहीं थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे हैं, यूएसए में ये भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रतिमा आप लोग को पता होगा कि गुजरात में है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया गया है। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे ये। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री ये थे। भारत के पहला प्रधानमंत्री आप लोग को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का जो एकीकरण हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हैदराबाद सियासत थी और कश्मीर वगैरह था, उसको एकीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आप लोग को पता ही होगा। और भारत की आयरन लेडी कौन है? तो आयरन लेडी हैं इंदिरा गांधी, जो कि पहले महिला प्रधानमंत्री थी।
अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग गौर से देखेंगे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. सेठी। भारत के पहले बजट को किसने पेश किया? जाहिर सी बात है, जो पहला वित्त मंत्री होंगे वही पेश किए होंगे, तो आर.के. सेठी थे जो पहले बजट को पेश किए थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जॉन मथाई ने किस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया? तो योजना आयोग के सदस्य के रूप में यह कार्य किए हैं। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कौन काम किए हैं? तो आसफ अली स्वतंत्रता के बाद भारत के राजदूत बन के गए थे यूएसए में। आर.के. सेठी संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, वह संविधान सभा के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले क्या थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे? तो जॉन मथाई एक अर्थशास्त्री और प्रशासक थे, साथ ही पहला रेल मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के ये मंत्री थे। आसफ अली क्या थे? तो आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनीतिज्ञ थे। ये क्वेश्चन था दोस्तों, पहला क्वेश्चन था। इस तरह से हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ये नहीं कि सिर्फ एक ही दो सब्जेक्ट से आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है, बाकी नहीं, बल्कि सभी जितना भी जीके जीएस का जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आता है, जितने भी सब्जेक्ट है जीके जीएस का, वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आप लोग को बहुत पसंद आएगा वीडियो, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो में बने रहें। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में आता है। इसके बारे में विस्तृत से जानते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, और मौलिक ये राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो 36 से 51 तक हैं। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य को कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि राज्य अगर कानून बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ही वो कानून बनाएंगे। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी कि ऐसा लोकतंत्र की स्थापना हो जो सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा हो। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन शासन के लिए मौलिक है। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि मौलिक नीति निर्देशक तत्व को जो सिद्धांत है उसको लेके हम लोग अपील नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में हम लोग मौलिक कह रहा हूँ, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको लेकर हम लोग हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार में जा सकते हैं या कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कुछ कमी रहने पर आप लोग कोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास करना यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग जो होता है गांव स्तर पर या शहर स्तर पर, नगर स्तर पर जो होता है उसका विकास करना इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य है। राज्य को ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायतों को अधिक बढ़ावा देने के लिए और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, यह नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण यह एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 है। यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है।
राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ावा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ उसके बारे में देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो भाग 4 से लिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद पूछेगा आपसे, अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो 36 से 51 तक लिया गया है। 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यह नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं, यह न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना किस प्रकार का सिद्धांत है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है? तो यह जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्या अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण नीति निर्देशक सिद्धांत है? नहीं, यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना किसका कर्तव्य है? तो ये राज्य का कर्तव्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना यह राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत शासन के लिए क्या है? तो यह एक मौलिक है। क्या राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, यह क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। आइए अब हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन 3 नंबर पे आते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन सा राज्य है जो डलहौजी के शासनकाल में नहीं शामिल था? तो वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अवध। अवध यानी कि यूपी में लखनऊ का जो क्षेत्र हो गया वो अवध के नाम से जाना जाता है, तो वह नहीं था। इसके बारे में अब विस्तृत जानकारी देखते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत, यह एक विलय नीति था जो डलहौजी ने लागू किया था, जिसे डलहौजी ने लागू किया था। इसके अनुसार यदि किसी रियासत का शासक बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र के जो राजा है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ और वो मर जाता है तो उसको वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ना कि गोद लिया हुआ बच्चा भी अगर उसके पास है तो वो उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। जो उसका खुद का बच्चा होगा उसी को उत्तराधिकारी मानता था। यह विलय नीति डलहौजी ने चलाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को हड़प सके। हड़प की नीति भी इसको बोला जा सकता है। सतारा, बघाट और झांसी ये सभी राज्य व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे, क्योंकि इनके शासक के पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं थे। जो झांसी की रानी जो हम लोग जानते हैं तो उनका वो दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा था। तो जिसके विरुद्ध में झांसी की रानी अंग्रेज़ों से लोहा ली, यानी कि अंग्रेज़ों से युद्ध की। सतारा और बघाट ये सब राज्य भी ऐसा था जहाँ पे उनका अपना उत्तराधिकारी नहीं था, यानी अपना बेटा नहीं था। अवध इसे कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, न कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। अवध को जो है उसको कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, न कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इसको नहीं मिलाया गया। अब इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निकल के आते हैं अब उस पर हम लोग एक नज़र देते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लागू किया? यह बराबर क्वेश्चन आता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत है दोस्तों कि जिस राजा का कोई अपना पुत्र नहीं था तो वह रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जिसका अपना पुत्र नहीं है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यही व्यक्तिगत का सिद्धांत था। सतारा को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो सतारा को व्यक्तिगत के नीति से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कारण क्या था?
व्यवगत का ही सिद्धांत था, क्योंकि झांसी में जो लक्ष्मीबाई थी उनका अपना कोई पुत्र नहीं था, वो दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थी 1857 की युद्ध में। किस राज्य को कुशासन के आरोप में मिलाया गया? तो अवध को है जो कुशासन के आरोप में मिलाया गया, ना कि व्यवगत नीति के तहत मिलाया गया। क्या अवध को व्यवगत के सिद्धांत के तहत मिलाया गया था? नहीं, अवध को व्यवगत के सिद्धांत के तहत नहीं अपनाया गया, बल्कि कुशासन के आरोप में उसको ब्रिटिश में मिलाया गया था। बगाट को ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों मिलाया गया? वही व्यवगत का सिद्धांत, यानी कि वहाँ भी उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। व्यवगत के सिद्धांतों में उत्तराधिकारी का क्या महत्व था? उत्तराधिकारी का महत्व मतलब कि हो गया दोस्तों कि जो राजा है उसका अपना स्वयं का पुत्र, यानी कि उसके और उसके रानी से जन्मा पुत्र ही उसका अपना उत्तराधिकारी होता था, ना कि अगर वह उसका कोई बच्चा नहीं है तो वो गोद ले सकता हो या किसी परिवार के बच्चे को वह उत्तराधिकारी बना दे, यह नियम नहीं था। क्या डलहौजी की यह नीति विलय की नीति थी? हाँ, यह विलय की नीति थी, या हड़प की नीति भी बोल सकते हैं। इस नीति के तहत राज्यों को मिलाने का आधार क्या था? तो वही उत्तराधिकारी का अभाव था। जहाँ उत्तराधिकारी नहीं था उस राज्य को मिला लिया जाता है। डलहौजी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। जो रेल जो लाया है वो डलहौजी ही लाया है, और डाकघर भी डलहौजी ही लाया था। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ की देन है डलहौजी का। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन 4 पे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोक के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो शारदा अधिनियम दोस्तों पारित किया गया ऑप्शन बी 1929 में, 1929 में शारदा अधिनियम लागू किया गया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक निकलता है वो हम लोग देखते हैं। शारदा अधिनियम एक्ट क्या है उसके बारे में अभी देखते हैं। यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1929 में यह कानून आया, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं, शारदा एक्ट भी इसको बोलते हैं। यह अधिनियम हरबिलास शारदा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसने बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और बालकों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया था। यानी कि इससे पहले 14 वर्ष से कम उम्र की जितनी भी बालिका यानी लड़की होगी उसका विवाह नहीं होगा। उसका विवाह अगर होता है तो वह बाल विवाह कहलाएगा। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए यह न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया कि लड़की का उम्र कम से कम 14 होगा और लड़का का 18 होगा, जबकि अभी लड़की का उम्र हो गया है दोस्तों 18 और लड़का का 21 है। यह अधिनियम सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना था। बाल विवाह बहुत ही खराब व्यवस्था था, जो इसको समाप्त करने के लिए कहा गया था। यह खराब इसलिए था क्योंकि बचपन में छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था, जिस कारण से प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी। इन सभी पे रोक लगाने के लिए बाल विवाह पे रोक लगाया गया शारदा अधिनियम एक्ट के तहत। 1891 में अन्य विकल्प जो हैं उस पर ध्यान देते हैं। 1891 में क्या हुआ? इस वर्ष में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के लिए सहमति की आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया। 1872 में क्या हुआ? इस वर्ष में विशेष विवाह अधिनियम लागू किया गया, जो अंतर्जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को वैधता प्रदान करता था। यानी कि उस समय जब यह अधिनियम आया 1872 में यह अधिनियम आया तो उस समय यह लागू किया गया कि कोई भी अंतर्जातीय विवाह कर सकता है। सोचिए कि उस समय से अंतर्जातीय विवाह का नियम या अंतर धार्मिक विवाह का वैधता मान लिया गया कि चलिए आप अंतर्जातीय कर रहे हैं शादी तो वो वैध है, सही है। 1930 में शारदा अधिनियम के पारित होने का वर्ष नहीं है, यह 1929 में पारित हुआ था, तो 1930 में नहीं कुछ हुआ था।
अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन निकल के आए हैं उस पर देखते हैं। शारदा अधिनियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह निषेध के रूप में जाना जाता है, यानी बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। शारदा अधिनियम किसने प्रस्तुत किया? तो हरबिलास शारदा ने यह प्रस्तुत किया था। शारदा अधिनियम के तहत बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, और लड़का का कितना किया गया था? तो 18 साल। देखिए इसमें दिया गया ही है, लड़का के लिए 18 साल। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, तो इसलिए देखता हूँ। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1891 में जो पारित हुआ वह अधिनियम हम लोग देखे थे कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ, और 1872 में जो पास हुआ वह विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ। विशेष विवाह अधिनियम 1872 में पारित हुआ। विशेष विवाह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को वैधता प्रदान करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम लाया गया था। क्या शारदा अधिनियम सामाजिक और सुधार आंदोलन का परिणाम था? तो हाँ, बिल्कुल था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था उस समय, क्योंकि बाल विवाह हो जाता था तो उसको रोकने के लिए शारदा अधिनियम है, जो कि बहुत ही सामाजिक सुधार के लिए बहुत ही अच्छा था। शारदा अधिनियम किस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो वही बाल विवाह के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एनजी रंगा। इस क्वेश्चन का अब डिटेल देखते हैं हम लोग। एनजी रंगा के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम भोगुराज पट्टाभी सीतारामैया रंगा था। हम लोग शॉर्टकट में सीतारामैया रंगा भी जानते हैं। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने किसानों के अधिकार के लिए कई आंदोलन चलाए। 1935 में निदुब्रोलु आंध्र प्रदेश में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। अन्य विकल्प देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू, वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो किसानों से संबंधित था, लेकिन उन्होंने प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना नहीं की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती, वे किसान नेता थे और उन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी, लेकिन प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, वह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उनका योगदान भारत के एकीकरण में था, न कि किसान स्कूल स्थापना में इनका योगदान नहीं था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से निकलने वाले अन्य क्वेश्चन को। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 में हुई। प्रथम भारतीय किसान स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? निदुब्रोलु आंध्र प्रदेश में किया गया। एनजी रंगा का पूरा नाम कभी कभी पूछता है, भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया रंगा था। एनजी रंगा किस प्रकार के नेता थे? तो स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता थे। बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? तो सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था रंपा विद्रोह का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? तो भारत का एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत कई टुकड़ों में विभक्त रहता, आंध्र प्रदेश अलग होता, फिर आपका हैदराबाद सियासत जो हो गया अलग हो जाता, कश्मीर अलग हो जाता, तो इनको एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्या एनजी रंगा ने किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए? हाँ, इन्होंने आंदोलन चलाया था। अल्लूरी सीताराम राजू किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो क्रांतिकारी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस राज्य से था जहां उन्होंने किसान सभा की स्थापना की? तो वह बिहार से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंडियन मिरर समाचार पत्र का
संपादन किनके द्वारा किया जा रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर दास पॉल के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। विस्तृत से जानकारी देखते हैं। क्रिस्टोफर दास पॉल इंडियन मिरर का संपादन कर रहे थे। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ब्रह्मा समाज के विचारों का समर्थन करता था। शिशिर कुमार घोष, इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन था? तो शिशिर कुमार घोष थे। जुगल किशोर उदंत मार्तंड नामक हिंदी पत्र के समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्बोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं ये, और ब्रह्मा समाज से भी संबंधित थे। ये इससे संबंधित 10 क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग एक नज़र देते हैं। इंडियन मिरर कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होता है। इंडियन मिरर याद रखिएगा, शहर भी पूछता है। इंडियन मिरर किस समाज के विचारों का समर्थन करता है? तो ब्रह्मा समाज के जो विचार है उसका समर्थन ये करता है। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन तो शिशिर कुमार थे। उदंत मार्तंड किस भाषा का समाचार पत्र था? ये हिंदी का था दोस्तों, याद रखिएगा। उदंत मार्तंड के पहले संस्थापक कौन थे? तो जुगल किशोर थे। तत्बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ब्रह्मा समाज से संबंधित है। देवेंद्र नाथ टैगोर किस पत्रिका से जुड़े थे? तो तत्बोधिनी से ही जुड़े हुए थे। क्या इंडियन मिरर एक दैनिक समाचार पत्र था? यह जानकारी स्पष्ट नहीं है, पर एक समाचार पत्र था। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि दैनिक था या मासिक था। क्रिस्टोफर दास पॉल किस शहर से जुड़े थे? तो कलकत्ता से ही जुड़े थे। इंडियन मिरर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट नहीं है दोस्तों, पर ब्रह्मा समाज के विचारों का प्रसार करना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, या वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। अब आइए डिटेल से देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है वो मौलिक कर्तव्य की जो समिति थी उसका वो सिफारिश किए थे, उन्हीं के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें ही इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था, लेकिन जोड़े गए 10 को। सरदार स्वर्ण सिंह जो थे वो 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिए थे, लेकिन 10 जोड़ा गया। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप लोग को पता ही होगा। 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो था शिक्षा से संबंधित था, याद रखिएगा। अब इस से संबंधित क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया। 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए? तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। 8 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर था और 2 अलग से जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था? तो 8 को दिया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य का संविधान संशोधन किस में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्या मौलिक कर्तव्य संविधान का मूल भाग थे?
नहीं, बाद में इसको जोड़ा गया है, या भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग से है? देखिए क्वेश्चन दे ही दिया, भाग 4 के ए से जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियम है उसके बारे में प्रोत्साहित करना था। क्या मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है? तो नहीं, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, सिर्फ मौलिक अधिकार को ही कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति का आविष्कार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ये सब है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पृथक निर्वाचन पद्धति जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का जो आविष्कार है, कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं हुआ था, बल्कि यह 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था। मार्ले-मिंटो सुधार क्या है उसके बारे में देखते हैं। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले-मिंटो 1909 में आया था। इसके द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, यानी मार्ले-मिंटो के द्वारा ही मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। इससे संबंधित जितना क्वेश्चन है उस पर हम लोग देखते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पद्धति किस सुधार के द्वारा लाया गया? तो मार्ले-मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया। मार्ले-मिंटो कब हुआ? तो 1909 में हुआ। मार्ले-मिंटो सुधार दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 बोला जाता है, यानी मार्ले-मिंटो का दूसरा नाम भी आप लोग से एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसका दूसरा नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किसके लिए की गई थी? तो यह मुसलमानों के लिए की गई थी। क्या कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति का समर्थन किया था? शुरू में विरोध किया था कांग्रेस ने, लेकिन बाद में कुछ हद तक स्वीकार किया था। पृथक निर्वाचन पद्धति का मुख्य परिणाम क्या हुआ? मुख्य परिणाम हुआ कि सांप्रदायिक विभाजन जो था उस पर बढ़ावा मिला। 1909 में भारत के वायसराय कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस समय लॉर्ड मिंटो थे जो भारत के वायसराय थे। मार्ले कौन थे? तो भारत के राज्य सचिव थे, वो ब्रिटिश से जो आए थे। क्या मार्ले-मिंटो सुधार में भारतीय प्रशासन के अधिनियम अधिक भागीदारी दी? कुछ हद तक दिया था। मार्ले-मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक असंतोष को कम करना और ब्रिटिश शासन को बनाए रखना, यानी कि ब्रिटिश का बढ़ावा देना ही इसका महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो 16 अगस्त 1945 को, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 16 अगस्त 1946 को लाया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को लाया गया था। देखने में कन्फ्यूजन हो गया था दोस्तों। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की स्थापना के लिए दबाव बनाना था। उस दिन पूरे देश में हिंसा और सांप्रदायिक दंगे हुए थे, विशेष रूप से कलकत्ता में। कलकत्ता मुस्लिम का गढ़ था और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए है बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्व भारत का हिस्सा था, तो पूर्व भारत भी बोल सकते हैं। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वो पूर्वी पाकिस्तान हो गया, इधर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी उस युद्ध में नेतृत्व कर रही थी भारत की, तो उस समय पाकिस्तान दो भागों में विभक्त हो गया, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। तो वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे। इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया? तो पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पाकिस्तान की मांग, यानी कि पाकिस्तान को
अलग देश बनाने का दबाव जो था वो बनाना था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान सबसे अधिक हिंसा कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। 1946 में मुस्लिम लीग का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये साले इसी ने भारत और पाकिस्तान को विभक्त करवाया, लेकिन यहाँ वैसे मुस्लिम लोग रह गए हैं जो भारत के विरोध, सभी मुस्लिम नहीं, सभी मुस्लिम को नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे हैं भारत में जो पाकिस्तान का सपोर्ट ज़्यादा करता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विभाजन की प्रक्रिया को तेज किया और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया। क्या कांग्रेस ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का समर्थन किया था, नहीं। कांग्रेस चाह रहा था कि पाकिस्तान का, भारत का विभाजन न हो, कि अलग से पाकिस्तान बन जाए और भारत दो टुकड़े में विभक्त हो जाए। 16 अगस्त 1946 की घटनाओं का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था राजनीति और सांप्रदायिक तनाव जो उत्पन्न हुआ था, वह मुख्य कारण था। क्या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शांतिपूर्ण था, नहीं, ये पूरा हिंसा हुआ था। सबसे ज़्यादा कलकत्ता में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ये मुसलमानों के अधिकार के लिए बोला गया कि मुसलमानों के लिए अलग से एक देश बनाया जाए। मुसलमान भारत के लिए स्वतंत्रता में भाग ले रहा है, लेकिन मुसलमान के लिए अलग देश बनाया जाए, वह हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, इसलिए वह पाकिस्तान का मांग कर रहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। मैं आप लोग से पहले माफ़ी मांग लेता हूं दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन बनाया गया है उसमें ज़्यादातर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन था। अन्य विभाग से, अन्य सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन था वो नहीं देखने को मिला है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि सभी जितना भी क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूँ तो वो सभी विषय से कलेक्ट हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन का पीपीटी बना रहा था तो शायद वही कॉपी पेस्ट हो गया, जिस कारण से एक दो सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, अब से जितना भी आप लोग को वीडियो मिलेगा उसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ना ही है, तो इसमें इस वीडियो में ही पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। प्राचीन काल का इतिहास से ये क्वेश्चन है, इधर जितना हम लोग पढ़े आधुनिक भारत से भी था। तो प्राचीन भारत में जो हड़प्पा काल था वहाँ से सर्वाधिक चांदी सर्वप्रथम चांदी पाया गया, जो था ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा काल में सर्वप्रथम चांदी पाया गया। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा में पाया गया, यानी कि सबसे प्राचीन समय में सबसे पहले जो चांदी पाया गया वो हड़प्पा क्षेत्र में पाया गया। हड़प्पा स्थलों में चांदी के बर्तन, आभूषण और अन्य कलाकृतियाँ मिली थी, जिससे कि पता लगाया गया कि चांदी की प्रचलन सबसे पहले यहाँ हुई थी। उत्तर वैदिक काल, इस काल में भी चांदी का उपयोग होता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल है यह। उत्तर वैदिक काल जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का बाद का काल है। ऋग्वैदिक सभ्यता काल, इस काल में मुख्य रूप से तांबा और कांसा का यूज होता था। इसे हम लोग कांस्ययुगीन या ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते थे। महाजनपद काल, इस काल में चांदी के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, लेकिन चांदी का उपयोग हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हुआ था, यह बाद का जनपद काल है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उस पर हम लोग एक नज़र देते हैं। भारत में चांदी के प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो भारत में प्राचीन साक्ष्य जो मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा स्थलों में चांदी के क्या क्या प्राप्त हुए, तो बर्तन, आभूषण और अन्य भी कलाकृतियाँ जो थी वो वहाँ से मिला था। किस वैदिक काल में चांदी का उपयोग होता था, तो उत्तर वैदिक काल में चांदी का उपयोग होता था। उत्तर वैदिक काल जो है हड़प्पा काल के बाद का है।
ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से किन धातुओं का उपयोग होता था? तो वहाँ तांबा और कांसा का उपयोग होता था। चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस काल में बढ़ा? तो महाजनपद काल में था जो चांदी के सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, यानी कि चांदी के सिक्का अधिक मात्रा में चलने लगी महाजनपद काल में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित सभ्यता है? तो सिंधु नदी घाटी में विकसित सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का क्या हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी? तो हाँ बिल्कुल, यह नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में समाज किस प्रकार संगठित था? तो कबीलाई क्षेत्रीय राज्यों की ओर संगठित था। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। हड़प्पा सभ्यता काल क्या माना जाता है? कब से माना जाता है? तो ये लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा कंपटीशन का, उसमें ये सब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आना ही आना है। आप लोग और भी वीडियो देखिएगा। सब जितना भी मैं क्वेश्चन करवाया हूँ सभी इम्पोर्टेंट, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है ये। आप लोग जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं किताब वो जारी रखिएगा। ये सिर्फ एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगा ये वीडियो। आपको वो क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ जाए। बाकी आप लोग जो अध्ययन करते हैं वो करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि जो मैं बता दिया वही एग्ज़ाम में हूबहू आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग जो पढ़ते हैं वो भी पढ़ते रहिएगा, लेकिन ये है VVI क्वेश्चन जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांस है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखे होंगे और क्वेश्चन को बढ़िया से नोट किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए अच्छा से क्वेश्चन मैं फिर से बनाता हूं और आप लोग के लिए लाता हूं। आप लोग से माफ़ी मांगता हूं कि आज आप लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही देख पाएँ, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूं। उम्मीद करूंगा कि अगली बार जो क्वेश्चन मैं आप लोग के लाऊं तो सभी सब्जेक्ट का मिला जुला क्वेश्चन हो, ताकि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है। हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने में उन लोग को बच्चों को मज़ा आता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से तो GK GS का क्वेश्चन आता है नहीं। सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब मिक्स होता है, साइंस हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें अधिक से अधिक, और उन्हें भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैं चाहता हूँ आप लोग का भविष्य बहुत अच्छा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।